क्या आपको पता है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखे रखे कम होता रहता है? सुनकर आश्चर्य हुआ ना, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, औसत मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की रेट 6% एनुअल रहती है, जबकि आपके बैंक के सेविंग अकाउंट पर 3 से 3.5% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है। मान लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपये पड़े हैं। एक वर्ष के बाद में उनकी वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी, परंतु उन 100 रुपये की वैल्यू वास्तव में 97 रुपीज़ ही होगी। बैंक इंटरेस्ट के बाद में इन 100 रुपये की वैल्यू लगभग 103 रुपये, जबकि इन्फ्लेशन की रेट को घटाने के बाद में ये वैल्यू 97-98 रुपये के करीब रह जाती है। पैसों की परचेजिंग पावर समय के अकॉर्डिंग घटती रहती है। जो चीज़ आप 10 साल पहले 100 रुपये में खरीद सकते थे, वो आज आप वापस 100 रुपये में नहीं खरीद सकते। अब आप पूछेंगे कि इस समस्या का कोई समाधान? दोस्तों, एक सक्षम और वित्तीय रूप से समझदार व्यक्ति के रूप में आपको अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना होगा। साथ ही कुछ फाइनेंशियल रूल्स अपनाने होंगे जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने पैसों को ग्रो कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने पैसों को सही इस्तेमाल करना सीखेंगे, साथ ही अपने पैसों को ग्रो भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। या तो आप बिना सोचे समझे, जैसा सभी करते हैं, पैसे कमाने के पीछे भागते रहें, या स्मार्ट इन्वेस्टर की भांति कमाए हुए पैसों को काम पर लगाएं जो आपको पैसे से पैसा कमा कर दें। अगर आपको अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होगी। सेविंग अकाउंट में रखे पैसे बढ़ने के बजाय घट जाते हैं, जबकि एफडी इन्फ्लेशन के आसपास ही रिटर्न दे पाती है। इसलिए आपको अपने लक्ष्यों के अनुसार और अपनी रिस्क पावर के अनुसार इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। आप अपनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं जो आपकी ज़रूरत के समय काम आ सके। ये इमरजेंसी फंड आप अपनी मासिक आय का 3 से 4 गुना रख सकते हैं। बाकी बचे पैसे जिनकी आपको निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें निवेश कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, पीपीएफ, एनपीएस, गोल्ड, रियल एस्टेट आदि विकल्पों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं जिससे आपको रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कहीं भी इन्वेस्ट कर दें। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें और उसका सही एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। मैं आपको इन्वेस्टिंग से संबंधित कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिससे कि आपको इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर अधिक बेनिफिट प्राप्त होगा। दोस्तों, आप अपनी इनकम या सैलरी प्राप्त होते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकालें और उसके बाद में खर्च करें। ऐसा करने से आप फिजूल खर्चों से बचोगे, साथ ही आपकी बचत भी ज़्यादा होने लगेगी। आपको अपनी इनकम या सैलरी का मिनिमम 20% सेव करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय 20,000 रुपये है तो आप हर महीने 4,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सैलरी या इनकम बढ़ने के साथ साथ में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाएं, जिससे कि आप अपने गोल्स को जल्दी प्राप्त कर सकें। दूसरा पॉइंट है अपने निवेश को नियमित रखें। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग शुरुआत में किसी निवेश प्लान को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी प्राप्त किए बिना उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, परंतु उस इन्वेस्टमेंट प्लान को हम कंटिन्यू नहीं रख पाते। ये मानव प्रकृति रही है कि किसी काम को अति उत्साहित होकर शुरू करना, जैसे कि एक्सरसाइज स्टार्ट करना या किसी नई भाषा को सीखना शुरू करना, परंतु कुछ समय पश्चात हम इन कामों से हाथ खींच लेते हैं। पैसों के मामले में ऐसा करना आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। सेविंग में भी बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप आज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें और अचानक से अमीर बन जाएंगे। अधिकतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मार्केट पर आधारित होते हैं, आपको उनको समय देना ही होगा। थर्ड पॉइंट है निवेश की जल्दी शुरुआत करें। दोस्तों, जेपी लिविंगस्टन, जो न्यूयॉर्क की एक महिला है, मात्र 28 वर्ष की उम्र में लगभग 17 करोड़ की संपत्ति के साथ में रिटायर हो गई। दोस्तों, ये प्रेरणादायक है, परंतु कहीं आप ये वीडियो 28 वर्ष की उम्र के बाद तो नहीं देख रहे। इसमें बिल्कुल भी निराशा की बात नहीं है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, जब आप अपने पैसे के बारे में जागरूक हुए तब से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा ज़रूर सेव करें। ये थोड़ा कठिन ज़रूर है, परंतु कुछ अनचाहे खर्च काटकर आप थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की जल्दी शुरुआत करने से आपके निवेश को ज़्यादा समय मिलता है और आपके पैसे की कंपाउंडिंग तेज होती है। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने प्रति महीना 2,000 रुपये की SIP अपनी 30 वर्ष की उम्र में स्टार्ट की
और आपको 50 वर्ष की उम्र में रिटायर होना है। अगर यहाँ रिटर्न 12% एनुअल माना जाए तो आप अपनी 50 वर्ष की उम्र में लगभग 20 लाख रुपए की मैच्योरिटी के साथ रिटायर होंगे। वहीं अगर आपने ये सेम इन्वेस्टमेंट 20 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया होता और आपको 50 साल की उम्र में रिटायर होना है तो 50 साल की उम्र में आपको मैच्योरिटी प्राप्त होगी 70 लाख रुपए। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत मात्र 10 साल पहले की होती तो आपकी मैच्योरिटी में 50 लाख रुपए का डिफरेंस हो गया होता, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे शायद आपको समय की कीमत का अंदाज़ा हो गया होगा। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। इसका मतलब है कि कभी भी आंख बंद करके अपना संपूर्ण इन्वेस्टमेंट किसी भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान में ना करें। ऐसा करने से जोखिम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अगर उस इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ कुछ गलत होता है तो आपका पूरा पैसा एक साथ चला जाएगा। इसीलिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्लान्स में करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड जैसे रिस्की ऑप्शंस का एक्सपोजर है तो आपको कुछ निश्चित ब्याज दर वाले ऑप्शन जैसे कि पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड आदि में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकेंगे। इससे आपकी रिस्क अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान में बढ़कर काफ़ी कम हो जाती है। अगर इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कोई एक प्लान डूब भी जाता है तो अन्य निवेश के ऑप्शंस आपके लॉस को कवर करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋणों से बचें। अगर देखा जाए तो हमारे डेब्ट्स और लोन हमारे अमीर बनने में सबसे बड़ा रोड़ा होते हैं। कंटिन्यू ऋण का बोझ ढोने के कारण हम बचत करने के बारे में सोच भी नहीं पाते। एक तरफ देखा जाए तो लोन लेना हमारे लिए अति आवश्यक भी हो जाता है, जैसे कि एजुकेशन लोन, होम लोन। इसलिए मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि आप अपने गोल्स के लिए निवेश के द्वारा राशि इकट्ठी कर सकें। अगर लोन के अलावा अन्य छोटे मोटे ऋणों की बात की जाए तो हम अपनी लाइफ को लग्जीरियस बनाने के लिए ऋण लेते रहते हैं, जैसे कि एक बड़ा टीवी, वॉशिंग मशीन, महंगा फ़ोन आदि। ऐसी लग्जीरियस आइटम्स हमारे शौक पूरा कर सकती है, साथ ही हमें रिश्तेदारों और पड़ोसियों में इज्जत भी दिला सकती है, परंतु साथ में हमें वित्तीय रूप से कमज़ोर भी बनाती है। ये सब विलासितापूर्ण चीज़ें आपको एक नया स्टैंडर्ड देती है, जिससे चाहकर भी आप नीचे नहीं आ सकते। इसीलिए आपको ऐसे ऋण जो फिजूल के खर्चों के लिए किए गए हैं उनसे दूरी बनानी चाहिए। नेक्स्ट है एक हेल्थ इंश्योरेंस रखें। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वेल्थ को ग्रो करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, परंतु हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग को बनाए रखने के लिए एक असरदार तरीका जरूर है। अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपके बड़े हॉस्पिटल्स के खर्चों से ये आपको बचा सकता है। अगर किसी के घर में कोई परिवार के सदस्य को कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई है, ऐसी स्थिति में अस्पताल और बेड का खर्चा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये बीमारी का खर्च उस परिवार की पूरी सेविंग को ख़त्म कर सकता है, साथ ही इससे कर्जा होने की संभावना भी रहती है। यहीं अगर आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो ये सब खर्च आपका बच जाएगा। हॉस्पिटल और बीमारियों के भारी खर्च के झंझट में पड़ने से बढ़िया है कि आप अपने लिए समझदारी से एक हेल्थ कवर जरूर लें। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है फिजूल खर्चों में कटौती करें। वेल्थ क्रिएट करने का ये मेरा अंतिम और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कंजूस बनकर अपनी लाइफ के अच्छे दिनों को यूं ही गंवा दें। आपको ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों के बीच में अंतर को समझना होगा, जैसे कि बाहर खाना खाना। इसमें कमी करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और आपके पैसे भी बचाएगा। आपको आवश्यक चीज़ों में निश्चित तौर पर पैसा खर्च करना है, परंतु जिन चीज़ों के बिना आप आसानी से काम चला सकते हैं उन पर खर्च करने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आप ऐसे छोटे मोटे फिजूल खर्चों को करने से बचेंगे तो कुछ समय में आप अपने बजट में सुधार महसूस करेंगे। आप इन अतिरिक्त बचे हुए पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बात आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, परंतु आपने इसको अमल में नहीं लिया तभी आज ये वीडियो आप देख रहे हैं। इसलिए इसकी आदत ज़रूर डालें और परिवर्तन देखें। दोस्तों कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बस ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे भागोगे और कमाए हुए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपने पैसों को नियमित रूप से निवेश करना चाहिए, जिससे कि वो आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न बना कर दे। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।